This is question number 23rd. Domestic क्वारंटाइन imposed in India for, यानी कि जैसे एक तो अदर कंट्री से अगर हम कुछ भी इंपोर्ट करेंगे तो वहाँ पे क्वारंटाइन काम करती है, या दूसरा होता है कि जैसे एक ही कंट्री के अंदर जो अलग अलग स्टेट होते हैं उनके बीच में भी क्वारंटाइन काम करती है। तो इंडिया के रिलेशन में अपन को बताना था कि भारत के अंदर जो डोमेस्टिक क्वारंटाइन है ना, वो कौन सी डिजीज़ के लिए की गई थी। तो इसमें आंसर है वो तो है पोटैटो वाइट डिजीज़, जो कि सिनकाइट्रियम एंडोपोइटिकम से होती है। सिनकाइट्रियम एंडोपोइटिकम। ओके, फिर आपको ध्यान देना है कि ये जो डोमेस्टिक क्वारंटाइन की शुरुआत की गई थी इंडिया के अंदर, ये 1914 में की गई थी, और जो DIP एक्ट है उसके अकॉर्डिंग की गई थी। और DIP का मतलब है डेस्ट्रक्टिव, यानी कि जो डिजीज कोज करते हैं, डेस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट्स एक्ट के अकॉर्डिंग ये किया गया था। और फिर बात आती है कि ये जो पोटैटो वाइट का जो डोमेस्टिक क्वारंटाइन स्टार्ट किया गया था, ये भारत के अंदर जो दार्जिलिंग है दार्जिलिंग से बाकी जो इंडिया है उसमें जो इन्फेक्टेड आलू है उसके इंपोर्ट को रोका गया था, ताकि भारत के बाकी जो एरिया है उसके अंदर सिनकाइट्रियम का जो इन्फेक्शन है वो ना फैले। तो आंसर रहेगा पोटैटो वाइट के लिए किया गया था, और जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है दैट इज सिनकाइट्रियम एंडोपोइटिकम, और DIP एक्ट के अकॉर्डिंग ये किया गया था। यहाँ पूछा गया कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ बरगंडी मिक्सचर, बरगंडी मिक्सचर के जो मेन कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में अपन को बताना है। देखो, बरगंडी मिक्सचर को वैसे अपन साल 16 बोर्डेक्स भी बोलते हैं, साल 16 बोर्डेक्स। तो वैसे बोर्डेक्स मिक्सचर अलग होता है, साल 16 बोर्डेक्स मिक्सचर है वो बरगंडी मिक्सचर को बोला जाता है। इसका कंपोजिशन अगर आप देखेंगे तो इसमें एक तो होता है कॉपर सल्फेट और दूसरा होता है सोडियम कार्बोनेट, यानी कि Na2CO3। तो सोडियम कार्बोनेट यानी कि जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये हमारा राइट आंसर है कि सोडियम कार्बोनेट होता है इसके अंदर। और फिर जैसे यूज़ की बात आती है तो इसका जो सॉल्यूशन अपन काम में लेते हैं वो 1 से 20% का सॉल्यूशन हो सकता है, जिसको हम यूज़ करते हैं बरगंडी मिक्सचर के रूप में। तो साल 16 मिक्सचर भी इसी को बोला जाता है, कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट का मिक्सचर होता है। यहाँ अपन से पूछा जा रहा है कि ए फंगल बायोलॉजिकल एजेंट यूज्ड अगेंस्ट सॉइल बॉर्न फंगल डिजीज। तो जो सॉइल बॉर्न डिजीज होती है, सीड बॉर्न डिजीज होती हैं, उनकी रोकथाम के लिए जो बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में फंगस अपन काम में लेते हैं वो ट्राइकोडर्मा की स्पीसीज होती है, जैसे कि ट्राइकोडर्मा हर्जियानम है, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, ट्राइकोडर्मा विरिडी है ना, 2 स्पीसीज अपन काम में लेते हैं, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम और ट्राइकोडर्मा विरिडी। तो ये तो बिल्कुल सही बायोलॉजिकल कंट्रोल्स में आता है। तो ट्राइकोडर्मा की स्पीसीज जो हैं वो है ना अपन काम में लेते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल फंगस। ये दूसरे फंगस को ग्रो नहीं करने देती है, उनको डिस्टर्ब करती है। तो ट्राइकोडर्मा विल बी राइट आंसर। यहाँ अपन से पूछा गया है कि जो सल्फर कंटेनिंग फंजीसाइड्स होते हैं ना, ऐसे फंजीसाइड जिनमें सल्फर होता है, आर वेरी इफेक्टिव इन द कंट्रोल ऑफ। तो जो सल्फर फंजीसाइड्स होते हैं उनको अपन मेनली जो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ होती है उनको कंट्रोल करने के लिए काम में लेते हैं। और सल्फर कंपाउंड तो यहाँ पे होते ही हैं, साथ में आप ये भी ध्यान देना कि जो नीम ऑयल होता है
है ना, जो हमारा नीम का पौधा है उससे जो ऑयल प्राप्त होता है नीम ऑयल, वो भी पाउडरी मिल्ड्यू के कंट्रोल में काम आता है। देन आफ्टर अगर आप विल्ट की बात करेंगे तो विल्ट के कंट्रोल के अंदर मेनली अपन मेटलिक्सल का इस्तेमाल करते हैं, और मेटलिक्स के अलावा जो कार्बेंडाजिम है उसका इस्तेमाल किया जाता है। डाउनी मिल्ड्यू के लिए मेनली जो फंजीसाइड यूज होते हैं वो कॉपर कंटेनिंग होते हैं, कॉपर फंजीसाइड्स होते हैं वो, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एंथ्रैक्नोज जो डिजीज होती है उनके लिए जैसे मैनकोजेब भी काम में आता है। मैनकोजेब के अलावा जो क्लोरोथेलोनिल है वो भी काम में आता है, क्लोरोथेलोनिल। तो यहाँ तो आपसे पूछा गया था कि सल्फर कंपाउंड्स हैं वो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ के लिए मेनली काम आता है। देन अपन को बताना है कि जब हम ये फंजीसाइड्स वगैरह के सॉल्यूशन या स्प्रे के सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो वहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ppm में दी हुई होती है। तो 250 ppm, ये पार्ट्स, ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन को अगर हम यहाँ जो ऑप्शन है उसमें देखेंगे तो ये होता है 250 मिलीग्राम पर लीटर के बराबर। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ओके, नेक्स्ट यहाँ अपन से पूछ रहे हैं कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक होता है वो किससे प्राप्त होता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो सोर्स है वो तो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रिसस। तो ये तो आपको वैसे भी डायरेक्ट याद होता है। इसके बाद में जो बाकी जो दिए हुए हैं आपको बैक्टीरिया, उनका भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रिसोक्रोमेजेंस है, इससे जो एंटीबायोटिक प्राप्त होता है उसको अपन ग्रिसिन बोलते हैं, है ना, या इसको अपन ग्रिसिन के अलावा जो दूसरा नाम होता है दिस इज एस्क्री सेमिसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिस कोसेंजेंसिस जो है उससे जो एंटीबायोटिक प्राप्त होगा उसको अपन कोसेजेमाइसिन बोलते हैं। और जो ग्राइसोफल्वम है ये भी बहुत कॉमन स्पीसीज होती है, लेकिन इससे जो एंटीबायोटिक अपन को मिलता है वो टेट्रासाइक्लिन्स होते हैं। तो डायरेक्टली अपन को पूछा गया था कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रिसस से प्राप्त होते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन्स, जो कि अपन एज ए एंटीबायोटिक यूज करते हैं। तो आंसर विल बी 4th वन। यहाँ अपन को बताना है कि जो बेंजीमाडोल फंजीसाइड्स होते हैं वो एक्चुअल में जब हम उनको अप्लाई करते हैं तो उनका टारगेट क्या होता है। तो ये जो फंजीसाइड होते हैं ये एक्चुअल में जो सेल डिवीजन में काम में आने वाले जो ट्यूबुलिन होते हैं, ट्यूबुलिन के साथ बाइंड करते हैं और ट्यूबुलिन को इंटरफेयर करेंगे, और ट्यूबुलिन को इंटरफेयर करेंगे तो जो क्रोमोसोम्स का मूवमेंट है वो सब इम्पेयर्ड हो जाएगा, यानी कि जो सेल डिवीज़न है, न्यूक्लियर डिवीज़न है वो प्रभावित होता है, सेल डिवीज़न। तो आंसर तो होगा हमारा न्यूक्लियर डिवीज़न, ठीक है ना, क्योंकि सेल डिवीज़न का मतलब होता है न्यूक्लियर डिवीज़न। इसमें जैसे एज ए ग्रुप बेंजीमाडोल की अगर हम बात करें तो जो नॉर्मल फंजीसाइड्स अपन काम में लेते हैं उसमें जैसे बेनोमिल है वो इसी कैटेगरी का होता है, कार्बेंडाजिम है ये इसी कैटेगरी के फंजीसाइड्स होते हैं। तो बाई नेम अगर आता है तो भी हम बता सकते हैं कि ये सेल डिवीज़न के अंदर जो क्रोमोसोम्स के मूवमेंट के लिए ट्यूबुलिन के साथ में अटैचमेंट होता है उसको ये डिस्टर्ब करते हैं। यहाँ अपन को बताना है कि अपवर्ड मूवमेंट,
जैसे मान लो कि आपके पास कोई पौधा है और उसमें आपने किसी लीफ के ऊपर ये फंजीसाइड अप्लाई किया है, कोई फंजीसाइड मान लो आपने इस पत्ती के ऊपर अप्लाई किया है, और ये फंजीसाइड अगर पौधे की बॉडी में ऊपर बढ़ता है, ये तो हो गया आपका साइट कि जहाँ पे आपने अप्लाई किया है, और ऊपर की साइड में अगर उसका मूवमेंट होता है तो उसके लिए क्वेश्चन है कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एनी फंजीसाइड इन प्लांट सिस्टम इज नॉन एज। ठीक है, तो उसके लिए जो आंसर होता है वो एक्चुअल में इसके दो वर्ड होते हैं। एक तो अपन इसको एक्रोपिटल भी बोल सकते हैं, हाँ, नीचे से ऊपर जो जाता है उसको अपन एक्रोपिटल बोलते हैं, ऊपर से नीचे आता है उसको अपन बेसिपिटल बोलते हैं, है ना। तो अग्राभिसारी जो होता है ना आगे की ओर यानी कि टॉप की ओर जा रहा है तो एक्रोपिटल, ये भी इसका हो सकता है। एक्रोपिटल मूवमेंट जो होता है वो भी क्या होता है, थ्रो जाइलम होता है। तो अगर कोई भी आपने फंजीसाइड लिया है वो जाइलम वेसल्स में जाएगा तो वो पानी के साथ में, क्योंकि पानी ऊपर जाता है तो जाइलम के साथ में जो चीज़ें होंगी, जाइलम के अंदर जो सैप है उसमें जो भी होगा वो ऊपर ही जाएगा। तो ये भी आपका करेक्ट हो सकता है। लेकिन ऐसे अगर हम बात करें कि जो एपोप्लास्टिक मूवमेंट होता है, ये भी यहाँ पे अपन को सही करना पड़ेगा, क्योंकि एपोप्लास्टिक मूवमेंट का मतलब होता है डेड, जो डेड पार्ट्स होते हैं। तो मेनली पौधे के अंदर जो जाइलम का रोल है वो वेसल्स करती हैं, और जो वेसल्स होती हैं वो मैच्योर होने पे डेड हो जाती हैं। तो एपोप्लास्टिक है वो भी इसका आंसर सही हो सकता है। तो दोनों आंसर सही होने चाहिए, बट ज़्यादा जो करेक्ट आंसर था आरपीएससी ने वो एपोप्लास्टिक माना है, बट यहाँ पे एक्रोपिटल है वो भी सही आंसर होता है। बाकी जो दो ऑप्शन है, पैसिव मूवमेंट का मतलब होता है कि अपने आप ही जो मूवमेंट हो जाता है, जैसे आप जाइलम में डालेंगे, फ्लोएम में डालेंगे, अलग से कुछ फोर्स नहीं करना पड़ता, अपने आप हो जाता है, वो पैसिव होता है। सिम्प्लास्टिक का मतलब होता है, जहाँ भी सिम्प्लास्टिक होगा उसका मतलब होता है लिविंग मटेरियल। तो बॉडी के अंदर लिविंग कंपोनेंट से अगर ट्रांसपोर्ट होता है तो उसमें मेनली अपन प्लाज्मोडेस्माटा लेते हैं एक तो, और एक अपन साइटोप्लाज्म लेते हैं। तो अगर लिविंग सेल या लिविंग कंपोनेंट से होकर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है या मूवमेंट हो रहा है तो वो सिम्प्लास्टिक में आएगा। बट यहाँ पे अपवार्ड की बात थी, तो अपवार्ड के रिगार्डिंग तो क्या होगा, एपोप्लास्टिक है वो ज़्यादा सही है। तो हमें एपोप्लास्टिक करना चाहिए, क्योंकि एक्रोपिटल को अगर आप जड़ों में लगाओगे तो रूट्स के अंदर भी क्या है, रूट्स के भी शीर्ष भाग होते हैं, अपेक्स। तो अगर आप रूट सिस्टम की बात करेंगे तो वहाँ जो नीचे की तरफ जा रहा है तो हमारे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डल हो जाता है। तो करेक्टली बोला जाए तो ज़्यादा सही है वो एपोप्लास्टिक ही होगा। यहाँ अपन को बताना है कि वन ऑफ द फॉलोइंग फंजीसाइड इज ऑल्सो नोन एज किटेल्सन्स किलर। तो किटेल्सन्स किलर के नाम से कौन सा फंजीसाइड है वो जाना जाता है। तो एक्चुअल में जो अपना कैप्टान होता है ना, कैप्टान को अपन किटेल्सन किलर के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो किटेल्सन है उन्होंने इसको 1952 के अंदर डेवलप किया था। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि अपन को पता होना चाहिए कि किटेल्सन किलर है वो अपन कैप्टान को बोलते हैं। यहाँ अपन को बताना है कि फ्लैग स्मट डिजीज जो होती है वीट के अंदर, फ्लैग स्मट डिजीज ऑफ वीट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम। तो इंडिया के अंदर फ्लैग स्मट डिजीज है वो कहाँ से आई। तो एक्चुअल में फ्लैग स्मट डिजीज है ये सीड बॉर्न डिजीज होती है, और इन्फेक्टेड सॉइल है वहाँ से भी ये आ सकती है। तो सीड एंड सॉइल बॉर्न होती है। तो एक्चुअल में इसका जो इंट्रोडक्शन है इंडिया के अंदर वो ऑस्ट्रेलिया से हुआ है। और वैसे आप फंगस की बात करेंगे तो ये यूरोसिस्टिस फंगस का जो नाम है, दिस इज यूरोसिस्टिस एग्रोपायरी। तो फ्लैग स्मट ऑफ वीट जो है यूरोसिस्टिस एग्रोपायरी से होने वाला जो डिजीज है उसका इंडिया में इंट्रोडक्शन है वो इन्फेक्टेड सीड से हुआ है। और ये इन्फेक्टेड सीड इंडिया में कहाँ से आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं। तो आंसर विल बी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट अपन को यहाँ बताना है कि जो फंगस है प्लाज्मोपारा विटिकोला। अब प्लाज्मोपारा विटिकोला जैसे आपके अंगूर की जो बेलें होते हैं वहाँ पे डाउनी मिल्ड्यू डिजीज कोज करता है।
डाउनी मिल्ड्यू इन ग्रेप्स। तो डाउनी मिल्ड्यू फंगस है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। रिलेटेड विद द डिस्कवरी ऑफ, तो इसका संबंध कौन से फंजीसाइड के डिस्कवरी से है? तो इसका आंसर है बोर्डेक्स मिक्सचर। ये बोर्डेक्स मिक्सचर जो कि अपन डाउनी मिल्ड्यू के कंट्रोल के लिए काम में लेते हैं, उसका डिस्कवरी है वो प्लाज्मोपारा विटिकोला की डिजीज के कंट्रोल के साथ में जुड़ा हुआ है। तो आंसर विल बी बोर्डेक्स मिक्सचर। देन अपन नेक्स्ट यहाँ बताएंगे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक यूज्ड इन द प्लांट डिजीज कंट्रोल। इट वाज यूज्ड अगेंस्ट, तो पहली बार जब स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज़ किया गया था तो वो कौन सी डिजीज़ के लिए किया गया था ना, ये आपको बताना है। देखो आंसर तो यहाँ पे कि इसका जो इस्तेमाल था वो फायर ब्लाइट ऑफ पीयर के लिए किया गया था। फायर ब्लाइट ऑफ पीयर है, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल है, इनके लिए किया गया था। ठीक है, अब इसकी कुछ बातें आपको ध्यान होना चाहिए कि जैसे ये जो डिजीज़ था फायर ब्लाइट ऑफ पीयर है, ये कोज करता है बैक्टीरिया इरवीनिया और एमाइलोवोरा। तो इसके द्वारा ये डिजीज़ कोज होती है। और अगर हम बाकी मेंबर्स की बात करें तो जैसे सिट्रस कैंकर एक बहुत कॉमन डिजीज़ है। तो यहाँ पे अपन मेनली जो फंजीसाइड काम में लेते हैं वो होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड, और दूसरा फंजीसाइड होता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। तो कॉपर फंजीसाइड काम में आते हैं। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ जो कॉटन है उसके लिए मेनली अपन स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज़ करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है वो काम में लेते हैं। ऐसे टेट्रासाइक्लिन्स काम में लेते हैं, टेट्रासाइक्लिन्स। और सॉफ्ट रॉट ऑफ पोटैटो जो डिजीज़ है उसके लिए अपन जो एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं उसके अंदर कैप्सुकामाइसिन आता है, देन क्लोरीन डाइऑक्साइड आता है, क्लोरीन डाइऑक्साइड, और ऐसे अपन एसिटिक एसिड काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्ट्रेप्टोमाइसिन पूछा गया था, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो फर्स्ट यूज है वो फायर ब्लाइट डिजीज को कंट्रोल करने में किया गया था। सोयाबीन रस्ट इज कॉज बाय ना, कॉजल एजेंट आपको बताना है कि सोयाबीन रस्ट है वो किसके द्वारा होती है। तो आंसर तो इसका है फैकोस्पोरा पैक्रिजाई। और थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो ये क्या है, बैसिडियोमाइसीट का फंगस है। यूरोमाइसिस्ट अपेंडिकुलेटस जो है वो बीन रस्ट कोज करता है। बीन रस्ट का मतलब जो अपने मोट होते हैं फेसियोलस उसमें कोज करता है। पक्सीनिया कोरोनाटा जो है वो जो डिजीज कोज करता है उसे अपन बोलते हैं क्राउन रस्ट इन ओएट एंड बार्ले। और ऐसे ही लास्ट वन जो है जैसे हेमेलिया वेस्टिक्स, ये कॉफ़ी के अंदर रस्ट डिजीज कोज करता है। कॉफ़ी के अंदर लीफ रस्ट डिजीज है ना, CLR, कॉफ़ी लीफ रस्ट, CLR से भी इसको जानते हैं। तो सोयाबीन रस्ट का जो फंगस है जैसे फैकोस्पोरा। राइस डिजीज कोज बाय थैनेटोफोरस कुकुमेरिस। तो ये जो राइस का डिजीज है ये जो फंगस का नाम यहाँ पे दिया गया है, इस डिजीज़ को अपन क्या बोलते हैं ये अपन को बताना है। देखो ये जो फंगस डिजीज़ कोज करता है वो राइस के पौधों के अंदर जो बाली के नीचे पत्ती होती है उसको पत्तियों के अंदर जो नोड को घेरने वाली कवरिंग होती है उसको अपन शीथ बोलते हैं। और शीथ के ऊपर ब्लाइट्स
है ना, झुलसा रोग कोज होता है, जिसको अपन स्नैक स्किन डिजीज़ भी बोलते हैं, स्नैक स्किन डिजीज़ भी बोला जाता है। और थोड़ा सा आप और इसमें ध्यान देंगे कि इसका जो मेन फंगस होता है, दिस इज़ राइजोक्टोनिया, राइजोक्टोनिया सोलनी। तो ये जो आपका राइजोक्टोनिया सोलनी फंगस होता है ना, उसी की परफेक्ट स्टेज का नाम होता है ना, उसी की जो टेलियोमॉर्फ, जिसमें टेलियोस्पोर बनते हैं, उसको अपन बोलते हैं टेलियोमॉर्फ। तो उस टेलियोमॉर्फ का नाम होता है थैनेटोफोरस। तो हालांकि यहाँ पे जो नाम दिया गया है वो थैनेटोफोरस है, बट एक्चुअल में राइजोक्टोनिया जो होता है ना, उसकी परफेक्ट स्टेज या टेलियोमॉर्फ को अपन ये बोलते हैं। देन आफ्टर जो बाकी डिजीज़ है उनको भी आप देखना है, ये भी राइस के हैं। शीथ रोटिंग है ना, वो ब्लाइट था, ये रोटिंग है। तो शीथ रोटिंग की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो होता है सेरोक्लेडियम, सेरोक्लेडियम और आईजी, ये एस्कोमाइसीड का फंगस है। और अगर हम बात करते हैं रूट रोट, ये जो जड़ें गल जाती हैं रूट रोट, तो उसमें जो कारण होते हैं एक्चुअल में तो ये तो हाइड्रोजन सल्फाइड की टॉक्सिसिटी होती है, या आयरन सल्फाइड होता है, आयरन सल्फाइड की अधिकता से हो जाती है। कई बार जो फ्यूजेरियम है जो विल डिजीज़ कॉज करते हैं, या जो पाइथियम है उससे भी ये सिम्टम्स वो आ जाते हैं। और ऐसे अगर हम बात करें कि जो फुट रोट डिजीज़ होती है, फुट रोट डिजीज़ को अपन बैकेनी डिजीज़ भी बोलते हैं, ये भी बहुत बार पूछा जाता है बैकेनी डिजीज़। और इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो होता है फ्यूजेरियम वर्टिसिलियोइडिस, वर्टिसिलियोइडिस। तो राइस को लेके बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे थैनेटोफोरस जो है वो शीथ ब्लाइट से है, बाकी जो शीथ रोट, रूट रोट, फुट रोट, ये भी आपको पता होना चाहिए। चूज द करेक्ट स्टेज ऑफ रस्ट फंजाई इन सीक्वेंस। तो ये मेनली आपको जो क्वेश्चन करना है ये पक्सीनिया के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं ना, कि पक्सीनिया की लाइफ साइकिल अपन ने क्लास में पढ़ी है फंजाई के अंदर, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर भी की गई थी कि पहला जो स्टेज होता है वो जीरो स्टेज होता है, वो होता है पिकनियम। उसके बाद में अगला स्टेज एशियम बनता है, वो फेस्ट होता है। फिर यूरिडोस्पोर वाले यूरिडियम है, फिर टीलियोस्पोर आ जाते हैं, और फोर्थ नंबर पे बेसिडियम आता है। तो राइट आंसर है वो सेकंड वन होता है। आपको पिकनियम से स्टार्ट करना है, लेकिन पिकनियम जीरो स्टेज को बताता है। तो पिकनियम, एशियम, यूरिडियम, टीलियम और बेसिडियम। इन्फेक्टेड है ना, इनोकुलम का जो सोर्स होता है सिट्रस कैंकर के अंदर। ये सिट्रस कैंकर, नींबू के पौधों में जो सिट्रस कैंकर बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, उसमें इनोकुलम का जो मेन सोर्स है कि पैथोजन कहाँ परसिस्ट करता है, पेरिनेट करता है, तो वो इन्फेक्टेड ट्विक्स जो होती हैं या जो ओल्ड लेसन्स होते हैं उनके अंदर बैक्टीरिया होता है और वहाँ से वो फैलता है। तो एक जो बीमार पौधा है उसके टहनियाँ हैं, उसके लेसन्स हैं, उनमें पहले से बैक्टीरियम होता है, वहीं से इन्फेक्शन वो आता है। यानी कि इनोकुलम का सोर्स प्लांट के इन्फेक्टेड पार्ट खुद होते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टोटल रूट पैरासाइट। कंप्लीटली रूट पैरासाइट है वो आपको बताना है। देखो, डॉटर को अपन कस्कुटा बोलते हैं, अमरबेल बोलते हैं, ये स्टेम पैरासाइट होता है। लोरेंथस है, ये भी स्टेम पैरासाइट होता है, जो ट्रीज होते हैं उनके ऊपर स्टेम पैरासाइट होता है।
ओरोबैंकी कैरनुआ, जिसको अपन मरगोजा बोलते हैं, ये सरसों के पौधों में आपने देखा होगा, ये कंप्लीट रूट पैरासाइट है। हाँ, जो मस्टर्ड के पौधे होते हैं ना, उसके साथ में आपको ये बहुत आराम से मिल जाता है, मस्टर्ड प्लांट के साथ में। तो ये 100% कंप्लीट रूट पैरासाइट है। दूसरा जो पौधा है वो है स्ट्राइगा अंगस्टिफोलिया, जिसको अपन बाजरे के खेत में देख सकते हैं। हाँ, बाजरे के अंदर जो पौधे हैं ना, उनकी जड़ों के साथ में एक छोटा पौधा खड़ा होता है एकदम से ग्रीन कलर का, वो सेमी रूट पैरासाइट होता है। ये कंप्लीट नहीं होता, ध्यान देना, ये सेमी रूट पैरासाइट होते हैं, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। ओरोबैंकी है वो कंप्लीट होता है, तो आंसर विल बी ओरोबैंकी, है ना। स्ट्राइगा को अपन रूखड़ी बोलते हैं। तो हेमी पैरासाइट, सेमी पैरासाइट, ऐसे नाम भी होते हैं ना। हेमी है ये, हेमी पैरासाइट है, कंप्लीट नहीं है। The most effective fungicide popularly used as a post harvest dip, यानी कि जो हमारे मेनली फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, मेनली यहाँ पे जो फ्रूट्स होते हैं उनको अपन हार्वेस्ट करने के बाद में किसी सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं, ताकि उनके अंदर इन्फेक्शन स्टोरेज के टाइम पे ना हो, उनकी सेल्फ लाइफ वो बढ़ जाए। तो वो जो सॉल्यूशन है वो किसका होता है? तो होता है थायाबेंडाजोल का। तो जो फंजीसाइड एज ए डिप फंजीसाइड अपन स्टोरेज लाइफ को बढ़ाने के लिए काम में लेते हैं, दैट इज़ थायाबेंडाजोल। तो नॉर्मली जो सीट्रस है, बनाना है, उनके लिए अपन काम में लेते हैं। स्मट ऑफ ऑनियन, तो प्याज के अंदर स्मट डिजीज होती है। प्याज जो मतलब उसके जो बल्ब हैं, लीव्स हैं, वो स्मट के द्वारा गल जाते हैं, स्मट डिजीज होती है। तो वहाँ जो फंगस है वो तो होता है यूरोसिस्टिस स्पीसीज होती है सिपोली। तो यूरोसिस्टिस सिपोली से ये डिजीज होता है, लेकिन यहाँ पे जो इन्फेक्टेड पार्ट्स हैं ना, ऑनियन के अंदर ये डिजीज जो है वो कैसे आती है? तो ऑनियन के जो सीड्स हैं वहाँ से भी आ सकती है, बल्ब से भी आ सकती है ना, और इन्फेक्टेड सॉइल है उससे भी आ सकते हैं। तो एक्चुअल में जो टीलियोस्पोर्स होते हैं उनसे होता है टीलियोस्पोर्स, और वो टीलियोस्पोर्स हैं वो सीड्स पे अटैच भी हो सकते हैं, बल्ब पे भी हो सकते हैं, सॉइल में भी हो सकते हैं। तो आंसर विल बी थर्ड वन। डिजीज़ जो है वो सीड बॉर्न भी है, वो बल्ब से भी होती है और सॉइल से भी होती है। यहाँ बताना अपन को कि बैक्टीरियल लीफ स्पॉट ऑफ पोमेग्रेनेट, यानी कि अनार के पौधों में पत्तियों के ऊपर जो बैक्टीरियल स्पॉट डिजीज होती है वो किससे होती है? तो देखो, पैथोजन का नाम तो है जैंथोमोनास एक्जोनोपोडिस पैथोवार प्यूनिकी, क्योंकि प्यूनिका पोमेग्रेनेटम, प्यूनिका ग्रेनेटम, तो यहाँ से नाम है इसका। तो ये तो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, फर्स्ट वन। लेकिन अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें कि जो ट्रांसल्यूसेंट है ये लीफ स्ट्रिक डिजीज कोज करता है, लीफ के ऊपर धारियाँ बन जाती हैं, लीफ स्ट्रिक्स इन वीट। तो वीट की बैक्टीरियल डिजीज है लीफ स्ट्रिक। जैंथोमोनास आर्बोरिकोला पैथोवार प्रूनी, प्रूनी का मतलब जो प्रून्स होते हैं, आड़ू जिनको बोलते हैं, प्रून्स के अंदर डिजीज कोज करता है। और जैंथोमोनास कंपेस्ट्रिस पैथोवार प्रूनी, ये भी क्या कि प्रून्स में ही करता है। लेकिन जो आपका नाम है कंपेस्ट्रिस, ये पुराना नाम है, और आर्बोरिकोला है, ये न्यू नाम है। तो दोनों एक ही हैं, तो है ना। बट यहाँ पे आपको अनार के हिसाब से बताना था, दिस इज पैथोवार प्यूनिकी ऑफ द एक्जोनोपोडस।
लीफ कर्ल यानी कि पत्तियां मुड़ जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, लीफ कर्लिंग हो जाती है। इन टोमेटो इज ट्रांसमिटेड थ्रू, तो जो पैथोजन है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो ये जो डिजीज़ होती है ये एक वायरल डिजीज़ है, जिसको अपन टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस बोलते हैं। टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस। और इसका जो ट्रांसमिशन होता है ये एक फ्लाई जो होती है वाइट फ्लाई, उससे होता है, और इस वाइट फ्लाई का नाम होता है बेमेसिया टैबेकी। दिस इज बेमेसिया टैबेकी। तो आंसर विल बी फर्स्ट वन, वाइट फ्लाई यानी कि बेमेसिया टैबेकी। स्टेम गोल्ड डिजीज इन कोरिएंडर, कि कोरिएंडर के अंदर जो स्टेम गोल्ड डिजीज है वो किसके द्वारा होती है, तो इसका आंसर है प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोरस, और ये एस्कोमाइसीट का फंगस है, उससे होता है। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें, ये मैग्नोपोर्थी ग्रीसा है, ये राइस की डिजीज है, राइजोक्टोनिया सोलनाई, ये भी राइस की डिजीज है। फ्यूजेरियम जो स्पीसीज है वो विल्ट डिजीज कोज करती है। और अगर प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोरस जो कि स्टेम गोल्ड कोज करता है, उसके ट्रीटमेंट की बात करें तो थोड़ा सा ये भी आप ध्यान देंगे, इसके ट्रीटमेंट के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं थिरम, ऐसे ही बेविस्टिन, क्योंकि ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन है उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगली बार पेपर में भी कोई ऑप्शन है उससे क्वेश्चन भी बन सकता है। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो डिजीज़ होती है ना, ये बहुत ही कॉमन सा डिजीज़ है, बार बार पूछा जाता है। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल डिजीज़ जो होती है ना, वो जो आपका माइकोप्लाज्मा जो होते हैं, वैसे तो आप इनको क्या है फाइटोप्लाज्मा बोलेंगे, क्योंकि प्लांट्स के अंदर जो डिजीज़ कोज करते हैं ना वो फाइटोप्लाज्मा होते हैं। तो करेक्ट आंसर तो फाइटोप्लाज्मा होगा, बट यहाँ के अकॉर्डिंग तो अपन को माइकोप्लाज्मा लाइक ही करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप ध्यान देंगे कि इसका जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन बाय लीफ हॉपर, और लीफ हॉपर का नाम है हिस्सीमोनस फिसिटिस। तो हिस्सीमोनस फिसिटिस जो है उसके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। फाइटोप्लाज्मा जितने भी होते हैं वो इंसेक्ट के द्वारा ही ट्रांसमिट होते हैं। तो वैसे अपन को कोजल ऑर्गेनिज्म बताना है तो फाइटोप्लाज्मा, बट आंसर अपन को क्या देना पड़ रहा है, माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इन राजस्थान डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज़, द मोस्ट सुटेबल डिजीज़ मैनेजमेंट है वो क्या क्या हो सकता है। तो जो आपने डिजीज़ पढ़ी है स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला जो फंगस है, ग्रीन या डिजीज़ बोल सकते हैं, डाउनी मिल्ड्यू बोल सकते हैं, वो माइसीट का फंगस है। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए अपन जैसे समर प्लोविंग करते हैं, गर्मियों में जुताई करेंगे तो वो भी हेल्पफुल होती है। सीड का ट्रीटमेंट करेंगे, है ना, क्योंकि सीड्स के ऊपर जो ऊ स्पोर्स हैं वो लगे रहते हैं। यहाँ पे जो रेस्टिंग स्ट्रक्चर होती है वो ऊ स्पोर होता है। तो डीप प्लोविंग से जो हीट खेतों में आएगा मई जून के अंदर, वो स्पोर को इनएक्टिव करता है। सीड ट्रीटमेंट है, या जो खड़ी फसल होती है उसके ऊपर हम फोलियर स्प्रे भी करते हैं। तो आंसर तो होगा हमारा थर्ड वन। ये सारा कुछ जो कॉम्बिनेशन है ये इसके मैनेजमेंट के लिए बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन है। बट बाकी और चीज़ें अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर स्प्रे की बात करें कि जब खेत में डिजीज़ हो रही है उस समय पे हमें जो स्प्रे करना होता है, स्प्रे में अपन मेटलेक्सिल काम में लेते हैं, मेटलिस के साथ में मैनकोजेब काम में लेते हैं।
अगर हम सीड ट्रीटमेंट की बात करें, सीड ट्रीटमेंट, तो वहाँ अपन को एक तो जैसे 55 डिग्री सेंटीग्रेड और 12 मिनट के लिए अपन हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट। सिमिलरली अपन मेटलेक्सल काम में ले सकते हैं, और मेटलेक्सल है वो 6 ग्राम पर केजी सीड्स काम में लिया जाता है। तो मेटलेक्सल भी पूछा जा सकता है, हॉट वाटर भी पूछा जा सकता है। यहाँ के अकॉर्डिंग अपन को जो कॉम्बिनेशन बताना है उसमें तीनों कॉम्बिनेशन आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3। दिस मीन व्हिप टेल डिजीज जो होती है कॉलीफ्लावर के अंदर, वो किसकी कमी से होती है ना, डेफिशिएंसी क्या होती है। तो ये बिल्कुल से डायरेक्ट क्वेश्चन है। मॉलिबेडनम की डेफिशिएंसी होने पे व्हिप टेल डिजीज है वो अपन को मिलती है। तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के जो डिजीज हैं उसमें आपको ये बिल्कुल डायरेक्ट मिल जाता है। अगला था सीड बॉर्न निमेटोड, जो सीड्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है, सीड बॉर्न निमेटोड, वो अपन को बताना है। तो जो आपका निमेटोड होता है एंग्विना ट्रिटिसाई, वो सीड बॉर्न है, सीड्स के थ्रू फैलता है। तो ऑप्शन तो अपना एंग्विना ट्रिटिसाई होगा। अब इसकी जो बातें आपको ध्यान देनी है कि ये सीड गोल डिजीज़ कॉज करता है, सीड गोल डिजीज़, और इसकी डिजीज़ को अपन ईयर कोकल डिजीज़ भी बोलते हैं। ईयर कोकल डिजीज़ इसी का नाम होता है ये। ऐसे अगर अपन हेटेरोडेरा की बात करेंगे तो ये सिस्ट निमेटोड होता है। मेलेडोगाइन जो है वो रूट नॉट निमेटोड है, और प्रेटिलेंसस जो है ये लेसन निमेटोड है, लेसन्स कोज करता है। तो रूट नॉट, सिस्ट, लेसन और सीड बॉर्न। तो यहाँ पे सीड बॉर्न पूछा था, राइट आंसर विल बी एंग्विना ट्रिटिसाई। यहाँ बताना है कि सिसैम फिलोडी, जो तिल के पौधे होते हैं उनके अंदर फिलोडी हो जाती है, यानी कि जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो लीफी पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, बूसी अपीयरेंस आती है, हाइपर ब्रांचिंग हो जाती है, तो वो सिसैम फिलोडी होती है। उसका जो रीजन है वो होता है फाइटोप्लाज्मा। तो ये फाइटोप्लाज्मा डिजीज है, लिटरली वो ब्रिंजल है, वैसे क्या है जो आपके तिल के पौधे हैं उनके अंदर सिसैम फिलोडी कॉज होती है। यहाँ अपन को बताना है कि विच जुवेनाइल स्टेज ऑफ रूट नॉट निमेटोड, यानी कि जो मेलेडोगाइन अभी अपन बात करके आए हैं, मेलेडोगाइन उसकी बात होगी यहाँ पे। तो मेलेडोगाइन का जो लाइफ साइकिल है उसके अकॉर्डिंग बताना है कि उसकी कौन सी जो स्टेज है वो पौधों को अटैक करती है, यानी कि पौधों का मतलब जड़ों पे अटैक करती है। तो ये क्लास में आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा था कि जो सेकेंड स्टेज जुवेनाइल होता है वो अटैक करता है। तो आंसर तो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। सेकेंड स्टेज जुवेनाइल को अपन J2 भी बोलते हैं, है ना। फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल जो होता है वो एग्स के अंदर होता है, इन एग्स, और सेकेंड स्टेज है वो अंडों से बाहर निकला हुआ, यानी कि हैचिंग के बाद का होता है। थर्ड स्टेज वाले जो होते हैं वो रूट टिश्यूज़ के अंदर अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुके होते हैं, यानी कि सेडेंट्री होते हैं। और फोर्थ स्टेज कंप्लीट स्टेज होती है, इसके अंदर अडल्ट्स होते हैं। तो जो पेयर सेप फीमेल बनती है ना वो फोर्थ स्टेज को रिप्रेजेंट करती है, पेयर सेप फीमेल, जो कि जाइंट सेल से फीडिंग कर रही होती है। तो ऐसे आपने यहाँ पे जो आज के क्वेश्चन थे उनको समझा। आई होप ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, और इनमें जो बातें आपके साथ शेयर की गई हैं, आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं वो तो आपका एक साइड है, और दूसरी साइड में आपको ये जो नई बातें यहाँ पे मिलती हैं या किसी भी पॉइंट का जो डिस्कशन है उसका जो क्लियर होना है कि आपको वो चीज़ दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक कंपटीशन एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चंस और PYQs पे आपका काम बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो आप इस सीरीज़ को पूरा यूज़ कीजिए, क्वेश्चंस के सभी ऑप्शंस को अपने स्तर पे भी समझने की कोशिश कीजिए,
आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, हमसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों ने 2018 की पेपर से कुछ क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन देखा। आई होप आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हुए होंगे, आपको कुछ नई चीज़ें हैं वो भी इससे मिली होंगी। और अगर आपको अभी किसी क्वेश्चन पे कुछ पूछना है, कोई कमेंट है आपका, तो आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। वीडियो को आप शेयर और लाइक ज़रूर से करना। अगर आप अभी भी 1 महीने के अंदर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे जाके कोर्स को भी यूज़ कर सकते हैं और ऑफर्स का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड लक आप सभी को। और प्लांट पैथोलॉजी के लिए राजस्थान के अंदर सबसे बेहतरीन स्टडी सॉल्यूशन आपको मिले, इसके लिए हम आपके साथ कमिटेड हैं। थैंक यू अगेन, हैव अ गुड डे।